गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बेटा, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात हुई थी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या बताया गया बेटा। यानी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और वाइसी वर्सा। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस द्वारा न्यूट्रलाइज करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है वह आपका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होगी। नहीं बेटा, माइक ऑफ कर दो अपना प्लीज। तो इसमें बेटा ध्यान रखना, इसमें एक जो आपको अमाउंट ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि इसमें एक्चुअली इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका एक फिक्स अमाउंट है। उस अमाउंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जब क्योंकि जो डिफिनेशन है बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है। यदि उसमें से कोई भी आपका जो है वीक होगा तो आपका जो क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वह घट जाएगी। यानी हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक सॉरी all strong acids by strong base strong base is always equal to -57.1 किलो जूल। यह अमाउंट ध्यान रखिए, इस अमाउंट का आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, यह आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान रखिएगा, एक इक्विवेलेंट की बात हुई है, H2SO4 में दो इक्विवेलेंट H प्लस निकलता है, उसको आपको ध्यान रखना है। यानी एक इक्विवेलेंट H प्लस एक इक्विवेलेंट OH माइनस कंबाइन करके वाटर फॉर्म करेंगे, एक H प्लस फ्रॉम एसिड OH माइनस फ्रॉम बेस, तो -15.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अब यदि इनमें से कोई वीक है या दोनों वीक है, यानी enthalpy of neutralization of a weak acid or weak base is less than -57.1 किलो जूल। ये ध्यान रखिए, अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज बिकॉज वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस not ionize completely in
एक्वस सोल्यूशन। एक्चुअली एक्वस सोल्यूशन में वीक एसिड बेस होते हैं, बट वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। अब कंप्लीटली यदि आयनाइज नहीं हुआ है, तो आपका जब तक बेटा कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा तब तक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो होता क्या है कि जो भाई मान लीजिए से उस तरह समझिए, मोटा मोटा समझने के लिए बेटा 100 आपका एच प्लस रिलीज होना चाहिए यदि कंप्लीटली आयनाइज होगा तो 100 H+ रिलीज नहीं होगा जब तक, तब तक आपका 100 OH- से कंबाइन नहीं करेगा, और एनर्जी जो मतलब जो हीट रिलीज हो रही थी -4.7 किलो जूल, वो अमाउंट नहीं आएगा। तो होगा क्या, जब थोड़ा कुछ 10-15% या 20% आपका आयनाइज होंगे, तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसमें से कुछ एनर्जी जो है, जो बचे हुए अनआयनाइज्ड आपके एसिड या बेस जो वीक रहेगा, दोनों वीक रहेंगे, उसमें खर्च हो जाएगी उसको आयनाइज करने में। तो जो नेट रिलीज होनी चाहिए एनर्जी, उससे क्या होती है, रेस्पेक्टिवली वैल्यू कम आती है। नेट का सोल्यूशन, hence hence some amount of energy or heat is used to ionize them। जो आपके आयनाइज नहीं हो उनको आयनाइज करने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाती है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? यदि डाउट है तो आप इस पर ये बड़ा इसमें ध्यान रखना है आपको कि चैट बॉक्स में ही कमेंट करने हैं। माइक ऑन करेंगे तो इको बहुत होता है थोड़ा, इस क्लास में ये है, विजिबिलिटी ठीक होगी पर इको का वो रहता है। ठीक है, ओके। अब यदि एक हम आपसे बात करें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन आगे थोड़ा करते हैं। एक मिनट। दूसरा देखिए, जूल लॉ। जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या कहता है? चेंज ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस with volume at constant temperature is zero। यानी यदि हम कहें इसको फॉर्मुलेशन फॉर्म में, तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? कॉपी कर लेंगे। हो गया बेटा? हो गया बेटा? अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उससे करिए पहले। क्वेश्चन है,
डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द combustion of benzene at 300 Kelvin is ऑप्शन ए है 7.48 किलो जूल, ऑप्शन बी है 3.74 किलो जूल, ऑप्शन सी है 14.86 किलो जूल और ऑप्शन डी है 5.73। सॉल्व करिए बेटा, एक बार ट्राई करिए, आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। हो गया बेटा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप करते रहिए, हम करते हैं। बेंजीन की बात किया बेटा, C6H6 प्लस कंबशन की बात किया है, तो ऑक्सीजन ये गैसियस में होता है और ये मोल अभी चेंज कर देंगे, 6CO2 बनेगा और यह 3H2O बनेगा। तो ये हो गया आपका 12 3 15, तो ये 15/2 हो गया। ओके, तो डेल्टा एच इक्वल टू, अमित आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, माइक बड़ा ऑफ रखिए क्योंकि इधर से इको होने लगता है। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, यही पूछा बेटा डिफरेंस बिटवीन, हो जाएगा डेल्टा NgRT। डेल्टा एन जी क्या होगा बेटा, ये आपका जो होगा कंबशन होगा तो ये वेपर फॉर्म में ही होगा, गैसियस फॉर्म में ही, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बेटा, तो दोनों गैसेस फॉर्म में ही बनेंगे। तो डेल्टा एन जी में कितना होगा बेटा, ये आपका, ये हो गया आपका 6 और 3 9,
और इधर आपका ये हो गया 7.5। कितना हो गया ये 9 में से? हमें तो अपना माइक ऑफ करिए प्लीज, यदि आप सुन पा रहे हैं तो ये बेटा आपका क्या होगा? 3/2। 3/2 हो जाएगा, 3/2 ही होगा ना? हाँ, ये आपका हो जाएगा 18। हाँ ठीक, 3/2 इंटू आर, क्योंकि आपका वैल्यू जूल में है तो 8.314 इंटू, अब किस में ध्यान रखना है फिर ये आपका केल्विन दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाना चाहिए। कर लिया बेटा? तो ये आपका आ रहा है 3741 जूल या 3.74 किलो जूल। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, ओके, ठीक। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। सॉरी, ये कॉपी कर लिया बेटा? एक न्यूमेरिकल और करते हैं। नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड enthalpy of enthalpies of formation at 300 Kelvin for CCl4 liquid H2O gas CO2 gas and HCl gas are -107 माइनस कॉमा लगा बेटा, -242 कॉमा -394 and -93 kilojoule mole inverse respectively. The value of delta U naught 300 for the reaction CCl4 liquid plus 2H2O gas CO2 gas plus 4HCl gas is, ऑप्शन ए है -170 किलो जूल
पर मोल। ऑप्शन बी है -175 किलो जूल पर मोल। और ऑप्शन सी है -182.5 किलो जूल पर मोल। और ऑप्शन डी है -282.5 किलो जूल पर। इसको बेटा आप कल करिएगा, मतलब घर में कर लीजिएगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये चिंता मत करिए, अभी मैं ये जो क्लास में अभी पीडीएफ बन रही है, ये मैं आपका जो ग्रुप टेलीग्राम पर है उस पर मैं अभी पोस्ट कर दूँ क्लास के बाद। तो यदि आपने क्वेश्चन नोट नहीं भी किया है तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, इसे आप घर में करिएगा, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके आगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, क्योंकि वो उसी पर बेस्ड है जो हम पढ़ाने चल रहे हैं, हेस लॉ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बहुत पुराना लॉ है बेटा, मतलब बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, बहुत सिंपल सा लॉ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो वही आपका कह रहा है ये, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल और physical process is same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps। बहुत सिंपल सा लॉ है कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज उतना ही होगा, केमिकल या फिजिकल रिएक्शन हो, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो। रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, इंथैल्पी चेंज उतना ही होगा। बस ये सिंपल सा फंडा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आपका कन्वर्जन है ए से बी पर होना है, इसमें डेल्टा एच हम मानते हैं पूरा खर्च होगा, पाथ फर्स्ट मान लिया इसको। दूसरा रास्ता ये है कि आप पहले ए से कन्वर्ट करें सी में और फिर सी से कन्वर्ट करें बी में। तो ये आपका हो गया पाथ या रूट सेकेंड। इसमें यदि पहले स्टेप में आपकी एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज है वह डेल्टा एच वन है, दूसरे स्टेप में डेल्टा एच टू है। तो इसका मतलब हेस लॉ कहता है कि डेल्टा एच का मान जो होगा वह डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू के बराबर होगा। यूनिवर्सल लॉ है, कोई इसमें वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा फॉलो होता है। क्लियर बेटा, कॉपी कर लिया आपने? अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बात बेटा हो गई आपकी, जब क्वेश्चन में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये सब टर्म यूज कर रहा है। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपका बॉन्ड इंथैल्पी टर्म यूज कर रहा है, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, तो फॉर्मूला चेंज हो जाए, उसकी हम बात करेंगे भी। तो आगे हम लोग सीखते हैं बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। ओके,
इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, ये क्या होता है बेटा? ये होता है एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to dissociate 1 mole of bonds of a particular type between the atoms in the gaseous state, in the gaseous state। यानी बेटा क्या, किसी पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक होने, एवरेज का है बेटा, क्योंकि जैसे मान लीजिए CH4 आपका है, CH4 में 4 CH बॉन्ड है, चारों को ब्रेक करने में एनर्जी अलग अलग लगेगी, लेकिन जब हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कहेंगे तो चारों बॉन्ड का जो ब्रेक करने में एनर्जी लगी उसका सम डिवाइड बाई 4, ये होता है। ओके, ये थोड़ा समझिएगा। क्या समझिए, वाटर की हम बात करें तो वाटर में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझिए ध्यान से बेटा, ये आपको उसको हम ब्रेक करते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट ब्रेकिंग है और ये वाली सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से कि आपको दोनों में अलग अलग एनर्जी खर्च होगी। यदि हम मानते हैं इसके लिए एक्स किलो जूल हमें लगा, इसके लिए हमें वाई किलो जूल लगा, तो यदि आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, तो ये बड़ा इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई बाई टू। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि एक्स एक्स और वाई आपस में सिमिलर नहीं है। एक्स और वाई स्मॉल कैपिटल, एक्स और वाई आपस में बराबर कभी होंगे ही नहीं। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड पूछा जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड का मतलब एक्स प्लस वाई बाई टू, क्योंकि दो OH बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंथैल्पी में क्या हो जाएगा, दोनों में जो एनर्जी खर्च है उसका बाई टू हो जाए एवरेज। ये आप बहुत जरूरी चीज है, इसको समझिएगा ऐसा, ठीक है। ऐसे आपको बता दें मेथेन का थोड़ा, मेथेन में आपके जो है 4 CH बॉन्ड है। यदि मान लीजिए चारों को ब्रेक होने में, यदि हम कहें इसको ब्रेक होने में A किलो जूल, इसको B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। कॉपी कर लिया। हो गया बेटा? अब हम बात करते हैं आगे।
ये जो आपको बताया बेटा हमने, इससे पहले हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि यदि हम बात करते हैं उसकी, नहीं बात हुई शायद हमें लगता है। चलिए, यदि रिएक्शन में क्वेश्चन आपका आता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है, तो हमेशा आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि हम एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, डेल्टा एच रिएक्शन तो इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट थोड़ा स्पेस में देता हूँ, यहाँ नहीं होगा, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू कहें तो ये समेशन साइन है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमेशा ध्यान रखिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स होगा। ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्लियर। कब? जब एंथैल्पी ऑफ ऑफ रिएक्शन की बात करेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिए बेटा इस चीज को, इफ इन क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दिया है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी टर्म यूज, यदि ये टर्म यूज करते, बॉन्ड एंथैल्पी कह दिया, बॉन्ड एनर्जी कह दिया, तो आपको ध्यान रखना है फिर क्या होगा, देन डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू होगा समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ reactants minus summation of bond enthalpies of products. Okay, enthalpies of product of products. तो यहाँ पर साफ इसीलिए एक पेज पे लिख दिया कि यदि आपसे कुछ नहीं कहा है तो इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, सॉरी समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन यदि बॉन्ड इंथैल्पी टर्म यूज कर दिया तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, पर इतना आपको बारीकी ध्यान रखनी है क्योंकि वो मन में रहता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सर्च से कर देते हैं तो गलत हो जाता है। ओके बेटा, इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, मैं आपसे पहले कह दिया, ताकि थ्योरी पार्ट ओवर हो जाए, कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक सबका हो गया क्लियर बेटा? ओके, तो हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स?
एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases continuously. Entropy of universe increases continuously. ठीक, यह इसका दूसरा फॉर्म क्या है? और it is impossible, it is impossible to convert heat completely into work without leaving some effect in the system or surrounding. ओके, यानी हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ सिस्टम में सराउंडिंग में इसका लॉस जरूर हो, लॉस जरूर होगा, या फिर सिस्टम की जो आपका यूनिवर्स की एंट्रोपी है वह रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, वह क्या हो रही है? रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। ओके, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ और लॉस पढ़ते हैं। किरचॉफ लॉ, बड़ा एक चीज देखिए, मैं आपसे कहा ना, क्वेश्चन में फॉर्मूले का भी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज है। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला, मतलब ये किरचॉफ इक्वेशन कौन सा है, तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लेंगे, वरना फिर वहां पर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। तो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं सारे। तो हम लोग बात करते हैं किरचॉफ इक्वेशन की। किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन क्या बेटा? किरचॉफ इक्वेशन, चेंज इन heat of reaction, heat of reaction at constant pressure for every degree change of temperature is equal to change in heat capacity, equal to change in heat capacity at constant pressure यानी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा Cp। ओके बेटा, और इसी तरह इसका दूसरा फॉर्म है आपका हीट, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका फॉर्मुलेशन क्या है? उसका मैं नहीं लिख रहा हूँ डिफिनेशन, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला ही पूछा जाता है, यह इक्वेशन क्वेश्चन में सोल्यूशन आ जाएगा आपका। तो T2 माइनस T1 ये आपका होगा डेल्टा सी वी।
कॉपी कर ले बेटा। अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका, थोड़ा समझिए, इंट्रॉपी। देखिए इंथैल्पी इंट्रॉपी दो अलग चीजें हैं। इंथैल्पी आपका हीट कंटेंट है, कितना हीट अवेलेबल है आपका सिस्टम में, और या हीट में क्या चेंज हो रहा है, वो आपका एंथैल्पी चेंज है। एंट्रोपी आपका रैंडमनेस बताता है, मतलब मॉलिक्यूल में कहा जाए तो कितना रैंडमनेस, यानी कहा जाए तो स्टेट का चेंज हो रहा है, तो कितना उसमें रैंडमनेस बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, कहा जाए मतलब एनर्जी टर्म नहीं कहते प्रॉपर, उसमें एनर्जी पर डी सर्टिफिकेट माना जाता है उसको, क्योंकि जूल पर केल्विन का होता है। तो उसमें क्या चेंज आ रहा है उसके हिसाब से बात करते हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, इसलिए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको सिंपली समझिए कि गैसियस मोल्स का मतलब गैसियस मोल्स का बढ़ना या सॉलिड से लिक्विड का जाना, मतलब वही जहां मॉलिक्यूल फ्री होगा उधर आपका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। जैसे सॉलिड है आपका आइस है, आइस आपने निकाला, वह आइस से आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, उससे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो भाई सॉलिड फॉर्म में था तो रैंडम नहीं था, मॉलिक्यूल अरेंज थे प्रॉपर, लिक्विड में क्या हो गया उसमें फ्लो हो गया, तो यानी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। यदि आप वाटर को, यानी लिक्विड फॉर्म में वाटर आपका है, उसको आप हीट करते हो तो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी और बढ़ रही है, क्योंकि अब क्या है कि लिक्विड से जो गैस के मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी ज्यादा ज्यादा होती है, वो ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं यहाँ, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। लेकिन यदि किसी रिएक्शन में आपका गैसियस के मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, समझिए इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको रिएक्शन दी रहेगी, मुझे चार ऑप्शन दे दिया, उसमें किसमें किसकी एंट्रोपी बढ़ रही है किसकी घट रही है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत आसान है समझना कि आपका बेटा यदि गैसियस के मोल, पहले देखिए आप उसमें गैसियस के मोल किधर बढ़ रहे हैं किधर घट रहे हैं, या लिक्विड किधर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला। नेक्स्ट हमारा है एंट्रोपी। इसको कैपिटल एस से नोट करते हैं। ये कहलाता है randomness is in system, randomness in system। इसका दूसरा फॉर्मूला है, उसकी हम बात बाद में करेंगे, तो पहले हम लोग समझते हैं इसको कैसे समझा जाएगा। जैसे देखिए, यदि आप जो है, ये आपका आइस है, इसको आपने हीट किया, हीट का सिंबल डेल्टा से करते हैं, तो ये आपका H2O लिक्विड फॉर्म में हो गया, फिर फर्दर हीट किया तो आपका H2O वेपर का है, गैसेस का वेपर फॉर्म में हो गया। तो यानी आपका एंट्रोपी क्या हो रही है यहाँ पर, एंट्रोपी इंक्रीजेस, यहाँ भी एंट्रोपी लेकिन अब देखिए, यदि आप फॉर्मेशन ऑफ HCl कहें, हाइड्रोजन गैसियस प्लस Cl2 गैसियस से 2HCl गैसियस बना, यदि पूछा जाए कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है कांस्टेंट, तो यहाँ समझिए इस रिएक्शन में नो चेंज इन एंट्रोपी, नो चेंज इन एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज एंट्रोपी। ये आप समझिए 2NH3 से आपका N2 बड़ा गैसियस में होता है, स्टेट आपको पता रहती है, प्लस 3H2 गैसियस। यदि यहाँ कहा जाए तो एंट्रोपी क्या हो रही है इसमें, गैसियस के मोल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, भाई दो मोल गैसियस रिएक्टेंट था, अब इसमें हो गया, तो यानी एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी ओके।
तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे रिएक्शन देखिए, CaCO3, बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसको आपने हीट कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसेस। अब देखिए बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट जो आपका है वह सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है उसमें एक आपका गैसेस है, एक तो सॉलिड है, दूसरा गैसेस। गैस मतलब रेंडमनेस बढ़ गई, यानी यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीजेस। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ गई बातें बहुत आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम थोड़ा बात करें तो समझिए, एंट्रोपी मतलब क्या होता है बेटा। यदि एंट्रोपी की बात करें तो उसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की रेंडमनेस मिलाकर बात करते हैं हम लोग। यानी एंट्रोपी में सिस्टम सराउंडिंग मिलाकर होगा, यानी इसको यदि हम समझें इस तरह से, तो एंट्रोपी चेंज की बात करें वहां पर, डेल्टा एस टोटल, यानी टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करें हम यदि, तो आपका होगा इक्वल टू डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, अब थोड़ा समझिएगा इस बात को। एंट्रोपी चेंज सिस्टम का मिला और सराउंडिंग का मिला के टोटल एंट्रोपी चेंज माना जाता है, होता है। ओके, यहाँ तक ठीक है। ओके, अब यदि हम इसमें और थोड़ा बात करें, नोट करके समझिए। पहला नोट इसमें हम क्या बता रहे हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज यानी टोटल डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल। समझिए ध्यान से बेटा, क्या क्या लिखा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो। क्यों बेटा ऐसा होगा, क्योंकि जितना सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी सराउंडिंग उतनी घटेगी, टोटल चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। सिस्टम की घटेगी, सराउंडिंग की बढ़ेगी, टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, किसमें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। और यदि प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, फॉर इरिवर्सिबल irreversible process delta s total always increases always increases। यानी हमने आपको जो सिखाया वो क्या है, यानी हम कहें तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू जीरो। तो प्रोसेस क्या है, रिवर्सल प्रोसेस। किसके लिए, फॉर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा बेटा, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। क्लियर।
ओके, यानी समझिए ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे ऊंचाई से पानी का गिरना, हीट का हॉट से कोल्ड में फ्लो होना, जो भी नेचुरल प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या कहा जाए नेचुरल प्रोसेस, ये समझिए प्रोसेस have accompanied by increasing entropy, एंट्रोपी बढ़ेगी इनकी बेटा, नेचुरल प्रोसेस जो भी उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, क्लियर। एंट्रोपी बढ़नी है, एंट्रोपी के फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो हम लोग उस फॉर्मूले की बात अब करने चल रहे हैं। फॉर्मूले पर ध्यान देना है, थोड़ा समझते हैं हम लोग, कुछ फॉर्मूले सीखते हैं। क्या है बेटा आपका, यदि हम बात करें एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, सॉरी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, वो आपका होगा डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एफ फ्यूजन एच फ्यूजन बाई टी एफ। यहाँ डेल्टा एच एफ क्या है बेटा, ये आपका है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, फ्यूजन में इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, एंट्रोपी बढ़ेगी बेटा। और यदि हम कहें एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एस वी इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई टी वी। तो डेल्टा एच वी क्या होता है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पर भी क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज। अब आपको हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, आपको बता रहा हूँ बेटा, ये फॉर्मूले अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत समय हो जाता है, रिवीजन करना छूट जाता है, क्वेश्चन आता है और वहां गलत कर देते हैं। क्योंकि इसमें जो आपको चार ऑप्शन देगा, वो यदि आप गलत ट्रैक से जाओगे तो भी आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये तो खास बात है। फिजिकल में ये बहुत होता है, या नहीं मैच किया तो आपका टाइम इतना किल कर देगा, आपको बहुत गुस्सा अपने आप पे आएगी। तो इसके फॉर्मूले थोड़ा याद रखिए, जरूरी है। तो हम फॉर्मूले लिख रहे हैं, क्या क्या हम निकालने चल रहे हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस। फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन
V2/V1। आपको V1 V2 पता है, T1 T2 पता है। वन रिस्पॉन्स फॉर इनिशियल, टू रिस्पॉन्स फॉर फाइनल। फॉर्मूले डायरेक्ट पूछेगा बेटा कई बार, इस फॉर्मूले पर ध्यान रखिएगा। तो बेटा एल एन हटेगा तो 2.303 हो जाएगा, 303 एन सी वी लॉग T2/T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग V2/V1। या इसको चेंज करें बेटा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको कॉमन ले लें, इसमें आप जो है ले सकते हैं 2.303, यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन सी वी लॉग T2/T1 प्लस एन आर लॉग V2/V। ओके बेटा, फॉर्मूला क्लियर है, याद रहेगा, कॉपी कर लीजिए बेटा इसमें। ये तो हो गया बेटा आपका कब, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी सीवी दे रखा है। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये, या डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन P1/P2। आपको पता है वो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। ये आपका हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग T2/T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग P1/P2। ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। अब आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोबारिक कंडीशन है, आइसोकोरिक कंडीशन है। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपका फॉर्मूला जो है वह वैरी करेगा। मेन फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद एग्जैक्टली होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, वरना गलत हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बात करते करके कंडीशन डिस्कस करते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T1 इक्वल टू T2, डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग V2/V1। आइसोथर्मल हो गया बेटा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, यानी ये वैल्यू आपकी हट गई तो V2/V1 ही बचा, क्योंकि T1 T2 सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हट जाएगा फॉर्मूले में से, तो ये बचेगा। और इसमें भी आपका ये T1 T2 सेम हो जाएगा तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन आर एल एन P1/P2 बचेगा। तो यानी आपका यदि फॉर्म में कहेंगे तो 2.303 एन आर लॉग P1/P2। ये हो गया आइसोथर्मल कंडीशन में। और यदि आइसोबारिक प्रोसेस है यानी प्रेशर कांस्टेंट है, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस यानी P1 इक्वल टू P2, तो डेल्टा एस इक्वल टू होगा 2.303 एन सी पी लॉग T2/T1। जो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये P1 P2 सेम हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका एन सी पी
एल एन टी टू बाई टी वन बचा, तो ये लॉग में कहेंगे तो 2.303 एन सी पी लॉग टी टू बाई टी वन। यदि आपका वॉल्यूम सेम है, यानी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस यानी V1 इक्वल टू V2 होगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू होगा 2.303 एन सी वी लॉग T2 बाई T1। ओके, तो ये आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। फॉर्मूले की बहुत जरूरत है बेटा, इसको ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। अब आता है टोटल एंथैल्पी से रिएक्शन का कंडीशन डिसाइड करना। रिएक्शन रिवर्सेबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो बड़ा रिएक्शन का क्या प्रोग्रेस है एक्चुअली वह पता होता है गिब्स फ्री एनर्जी से। एंट्रोपी परमानेंट नहीं, सही नहीं, हमेशा सही नहीं है, लेकिन एंट्रोपी से भी रिलेट कर लेते हैं, तो आपको हम उसकी बात करते हैं। नोट करके हम लोग लिखते हैं, नोट इफ डेल्टा टोटल ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, और स्पॉन्टेनियस। ओके, इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस कब, जब डेल्टा एस मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज, सॉरी टोटल इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी सॉरी सॉरी बेटा, डेल्टा एस टोटल मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज आपका यदि पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी क्या है, या प्रोसेस इरिवर्सिबल है यानी स्पॉन्टेनियस। मैं फिर आपको यह कंफर्म नहीं, कंफर्म जो होता है वह डेल्टा जी से होता है, इसको भी मानते हैं, लेकिन जो सबसे सही अप्रोप्रिएट तरीका है वह गिव्स टू एनर्जी से। Yeah. If delta S total is equal to zero, तो process is reversible, reversible। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सिस्टम remains in state of equilibrium। लेकिन ध्यान रखना है कि मोर कन्वेंट तरीका जो है, जो मोर एक्यूरेट तरीका है, वो आपका गिफ्ट फ्री एनर्जी है। क्या बेटा, गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग की कल क्लास होगी तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे।